फ्रेंड्स के एक नए यूट्यूब वीडियो में आपका स्वागत है। तो बोर्ड काफ़ी नज़दीक है, आप तैयारी में लगे हुए भी होंगे। तो जल्दी जल्दी हम लोग वीडियो ला रहे हैं कि कैसे आप पेपर प्रेजेंटेशन करेंगे। अभी हम टॉपर का आंसर शीट एनालिसिस करेंगे कि उससे वो कैसे पेपर लिखता है जिससे टीचर्स उसके मार्क्स काटने पर भी मजबूर नहीं हो पाते। ठीक है, मतलब उसके मार्क्स काट ही नहीं सकते हो आप, इतने अच्छे से वो पूरा हर एक पॉइंट को ध्यान से लिखता है, अंडरलाइन करके लिखता है। तो आज हम वही देखेंगे उसको कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मैथ्स का टॉपर का आंसर शीट है, इसका कोड है 041। तो ये जो है, जैसे इसमें सबसे पहले आपका एक फिलअप का आता है, तो उसमें आप फिल कीजिएगा कि आज कौन सा डेट है, डे है, ठीक है, और कौन सा कोड है क्वेश्चन पेपर का, वो सब। फिर कोड नंबर लिख दीजिएगा और सेट नंबर जो उसको इनसर्कल कर दीजिएगा पेंसिल से, ठीक है। और एक्स्ट्रा सीट लेंगे तो यस में, वो तो आप सब टीचर आपको क्लास में बताए होंगे। हमारा जो मेन आज का जो सेशन है वो सेशन इस चीज़ के ऊपर है कि हम लोग देखेंगे कि टॉपर कैसे लिखता है, उसके कोई मार्क्स काट ही नहीं पाता है। तो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है यहाँ पे दिखाया गया है कि जो टॉपर है वो स्टार्ट किससे कर रहा है। वो स्टार्ट कर रहा है सेक्शन डी से। अभी बहुत लोग होते हैं कि सीक्वेंस वाइज स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो एक तरह से अगर आप मतलब पूरा एकदम कॉन्फिडेंस हो, अगर आप एग्जाम में मतलब पूरा पढ़ के गए हो, लगातार पूरा साल आपने पूरा प्रैक्टिस अच्छे से किया है, तो आप इस चीज़ को कर सकते हो कि सेक्शन ए से स्टार्ट करना। लेकिन जनरली सेक्शन डी से स्टार्ट करना अच्छा होता है, क्योंकि ज़्यादा मार्क्स के जो ज़्यादा मार्क्स जो जिस क्वेश्चन में ज़्यादा मार्क्स रहते हैं उसको हम लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी उसको करके निकाल लें। क्योंकि अगर लास्ट में बाई चांस अगर टाइम हमारे पास ना रहे और अगर क्वेश्चन छूट भी जाता है तो छूटेगा कितने मार्क्स का छूटेगा, 1 या 2 मार्क्स का, क्योंकि सेक्शन ए में 1 या 2 ही मार्क्स का रहता है। और अगर आप यही करेंगे, सेक्शन ए से स्टार्ट करेंगे और उसी में अगर आप फंस जाएंगे तो क्या होता है कि आपको जो पीछे एकदम लास्ट में जो 5-5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो आप मतलब छूट जाएगा आपसे। अगर स्टार्टिंग में ही ज़्यादा समय दे दोगे तो ऑब्वियसली लास्ट वाले में आपके पास टाइम कम बचेगा और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट वाले। तो हम लोग को, मैं तो आपको यही बताऊंगा कि जो आप स्टार्ट कीजिए वो सेक्शन डी से स्टार्ट कीजिए, ठीक है। तो सेक्शन डी से स्टार्ट किया है। अब एक चीज़ देखने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे सब चीज़ की एक गिवन लिख रहा है, क्या क्या क्वेश्चन में दिया है वो सब आपने लिखा है। देखिए यहाँ पे डायग्राम बनाया है, डायग्राम में किस चीज़ से बना है, प्रॉपर रूलर का यूज़ किया है और कंपास का यूज़ किया है, ठीक है। और पेंसिल तो एकदम इंपॉर्टेंट है, पेन से कभी भी एग्जाम में डायग्राम आप मत बनाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम बना दिया, गिवन क्या क्या क्वेश्चंस में वो सब लिख दिया। इसका बेनिफिट ये होता है ना कि जैसे आप बाई चांस आपने एक बार क्वेश्चन पेपर से पढ़ लिया, अगर आप गिवन नहीं लिखोगे तो आपके माइंड में हो सकता है वैल्यू बदल भी जाए, क्या पता, मतलब मन का खेल है, वो वैल्यू बदल भी सकता है। और अगर क्वेश्चन आंसर शीट में लिख दोगे कि क्वेश्चन पेपर में क्या क्या दिया था, क्वेश्चन में क्या क्या दिया था, तो आपके जो गलत होने की या फिर इधर उधर वैल्यू के इधर उधर होने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए गिवन लिख देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और गिवन का एक बेनिफिट भी क्या होता है कि टीचर ना गिवन पे भी मार्क्स देता है कि बच्चा मतलब पूरा अटेंटिव है, क्वेश्चन में क्या दिया है वो आंसर शीट में लिखा है, इस चीज़ से भी टीचर खुश होता है, वो उसको मार्क्स देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये प्रूफ करके पूरा स्टेटमेंट वाइज अच्छे से लिख रहा है, ठीक है। और ये देखिए आंसर को लास्ट में हेंस प्रूफ कर दिया है। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। आंसर को आप जैसे इसमें एक चीज़ नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको ना आप अंडरलाइन करते जाइएगा। जैसे यहाँ पे इसने किया है, इसमें ब्रैकेट में कर दिया, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है एज वी नो दैट टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको क्या करो, या तो ब्रैकेट में डाल दो या फिर इसको ना अंडरलाइन कर दो। टीचर को पता तो चले कि क्वेश्चन पेपर के मतलब जो आंसर आपने लिखा है उसमें किस कॉन्सेप्ट का यूज हुआ है। वो सब देखने के बाद टीचर खुश हो जाता है और मार्क्स कटने के चांसेस कम रहते हैं। अब देखिए सेक्शन डी भी इसने ऐसे ही किया है, डायग्राम प्रॉपर बनाया है और आंसर भी किया है। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये जो आंसर अंडरलाइन नहीं कर रहा है और आंसर को बॉक्स में नहीं लिख रहा है, ये एक मिस्टेक होता है। जैसे आप कोई भी चीज़ कीजिए, मतलब जो आपका एंड रिजल्ट आता है, टीचर क्या होता है उसके पास टाइम कम होता है, कॉपीज ज़्यादा होती है, तो ज़्यादातर देखता है कि आपने आंसर सही लिखा, चलो इसको चेक करके मार्क्स देके नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो भाई अगर आपने अगर ऐसे बॉक्स बना के आपने आंसर को अंडरलाइन कर दिया तो टीचर का सबसे ज़्यादा जल्दी और सबसे ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे जाएगा, जो बॉक्स के अंदर है, और बॉक्स के अंदर क्या आपका आंसर है। तो टीचर देखेगा आंसर सही है, चलो इसको टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो ये एक सही तरीका होता है। आप बिना बॉक्स के बनाओगे तो वो टीचर क्या पता उसको स्टेटमेंट के वाइज समझ के और उसको छोड़ के आगे निकल जाए और फिर आंसर ढूंढने में उसको टाइम लगेगा, फिर उसका दिमाग खराब होगा, तो उससे मार्क्स भी कटने का चांस रहता है। आपको कुछ भी करना है, टीचर को एकदम काम रखना है, अपने कॉपी को एकदम सिंपल रखिए, ठीक है, ताकि वो आसानी से पढ़ा जा सके। अब ऐसे ही है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स।
तो देखिए यहाँ पे गिवन लिखा है टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इन अ डेक कितना होता है। अब ये तो बोलोगे कॉमन सेंस की बात है कि 52 ही होगा, लेकिन ये लिखना जरूरी है। इससे पता चलता है कि स्टूडेंट को एक प्रॉपर नॉलेज है, कुछ रटा रटाया नहीं आया, रट के नहीं आया, ठीक है। तो ये इसका सेक्शन डी कंप्लीट हो गया है यहाँ पे। फिर ये देखिए डायग्राम, इस कॉपी में ये अंडरलाइन नहीं कर रहा आंसर को, ये आपको एकदम नहीं करना है, ठीक है। अंडरलाइन एक चीज आप एक चीज इससे देखोगे, इसके कॉपी में एक चीज जो अच्छा क्या है वो है ना कि आप इजीली पढ़ पा रहे हो। बहुत बच्चे होते हैं ना अच्छे हैंडराइटिंग में ही मतलब इतना भर देंगे कॉपी को कि आप दूर से देखोगे तो लगेगा प्रिंटेड शीट है, उसको एकदम आपको जूम करके एकदम पास लाके आपको पढ़ना पड़ेगा। तो वैसा भी नहीं करना, उससे आंख पे बहुत ज्यादा जोर पड़ता है, तो टीचर को सब कॉपी चेक करने में उतना मजा नहीं आता। देखिए स्पेस देखिए, ये पूरा प्रॉपर यहाँ पे स्पेस दिया है, फिर यहाँ पे लिख रहा है, पूरा स्पेस दे के लिख रहा है, जिससे पेपर का पूरा मतलब क्लियर दिख रहा है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही रखना है, ज्यादा वो मिक्स मत कर दीजिएगा, और खराब हैंडराइटिंग में तो एकदम नहीं लिखना है, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये देखिए, और जनरली जानते हैं जिसके अगर खराब हैंडराइटिंग होती है उसको भी एक चीज का ध्यान रखना है कि उसको अपना कॉपी को साफ दिखाना है। प्रॉपर एक एक वर्ड के बीच में जो गैप होता है, जैसे लेट ABCD, तो यहाँ पे लेट ABCD के बीच में देखिए यहाँ पे गैप दिया, फिर B के बाद A के बाद ऐसे गैप दे रहा है, तो वो आपको मेंटेन रखना है। इससे क्या होगा, अगर बाई चांस आपका हैंडराइटिंग खराब भी है तो अगर जितना स्पेस देके लिखोगे ना तो उतना क्लस्टर नहीं दिखाई देता, वो ठीक ही दिखता है। खराब हैंडराइटिंग से तो बेहतर ही दिखता है, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा हैंडराइटिंग है तो आपको स्पेस देके लिखना ही है, खराब हैंडराइटिंग है तो आपके लिए मस्ट है कि आप स्पेस देकर लिखिए। तो ये हो गया, इसका प्रूव कर दिया है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। आपको ये सब देख लेना है, और हाँ आपकी तैयारी कैसे चल रही है आप बताते जाना, ठीक है। एग्जाम बहुत नज़दीक है, सैम्पल पेपर बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो वो सब भी बताना, और अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए होगी तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और हम लोग आ जाते हैं, ये लग रहा है अभी तक सेक्शन डी बना रहा है, हम जल्दी आ। देखिए यहाँ पे एक चीज़ आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ, ये फ़र्क होता है एक नॉर्मल स्टूडेंट में और टॉपर स्टूडेंट में। ये देखिए, आपको देखने से कहीं भी आपको दिख नहीं रहा है कि ये बच्चे ने हाथ से ये चीज़ किया है, प्रॉपर कंपास का और रूलर का यूज़ किया है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करना है, क्यों? क्योंकि एक एलिगेंट वे ऑफ राइटिंग दिखता है यहाँ पे, आपको एकदम क्लियर दिख रहा है कहाँ पे 60 डिग्री का एंगल का बाइसेक्ट हो रहा है, कहाँ पे 90 डिग्री का एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ देखना है, और ये देखने में भी आपको अच्छा लगेगा। और वो जो हाथ से बनाते हैं वो अनइक्वल रहता है, क्या पता वो 60 की जगह पे 75 डिग्री बाइसेक्ट कर जाए। अगर टीचर मान लो अगर टीचर को ऐसा शक हो गया और मेजर करने चला गया तो फिर तो आपका मार्क्स कटने का चांस हो जाएगा। तो देखिए, तो वो सब नहीं करना है। यहाँ पे देखिए स्टेप भी बताया है कि कैसे हम लोग कितना डायमेंशन पे ट्रायंगल को बनाएंगे, फिर कहाँ से कहाँ तक जोड़ेंगे, सब इसको लिखना है, ठीक है। कोई भी अपने तरफ से मतलब अपने तरफ से ना एक भी आप ये सबूत मत छोड़िए जिससे टीचर आपका मार्क्स काट ले। आप अपने तरफ से 100% दीजिए, बाकी तो टीचर आपका काट ही नहीं सकता अगर आप ये सब मतलब रूल्स को फॉलो करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये सेक्शन सी स्टार्ट किया है। अब आप एक चीज ध्यान देना, मैं देखा कि जैसे जैसे सेक्शन का मार्क्स कैरिंग कैपेसिटी घट रहा है, सेक्शन डी में सबसे ज्यादा मार्क्स था तो उसमें बच्चा लिख भी बहुत ज्यादा रहा था, और सेक्शन सी में जैसे देखिए यहाँ पे सेक्शन सी में 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, तो यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट कम लिख रहा है, सीधा कैलकुलेशन पे जा रहा है। तो हम लोग को भी ये चीज का ध्यान रखना है। और हाँ एक चीज तो है कि जो फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो मैथ के क्वेश्चंस में उसको हमेशा ब्रैकेट में या फिर बॉक्स में लिख देना, और जो स्टेटमेंट आप दे रहे हो जिस स्टेटमेंट के थ्रू ये क्वेश्चन बन रहा है उस चीज को भी आप अंडरलाइन कर देना, ठीक है। अंडरलाइन करना जरूरी होता है, तो वो देख लेना। और एक और चीज जो मैं बता रहा था कि स्टेटमेंट जो घटते जा रहा है जितना मार्क्स, जैसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन थे तो उसमें स्टेटमेंट पूरा एकदम हर स्टेटमेंट को लिखा, जरा भी कहीं कंजूसी नहीं किया, ठीक है। और जैसे जैसे ये 3 मार्क्स का है तो फिर यहाँ पे स्टेटमेंट कम कर दिया, सीधा लिखा हाइट ऑफ परपेंडिकुलर पाथ, ये करके ये 4 मीटर ऐसे करके लिख दिया, समझे। और यहाँ पे कैलकुलेशन है पूरा अच्छे से किया। कैलकुलेशन में कभी भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा। बाई चांस अगर टीचर को मन कर गया, टीचर खुश हो गया तो आपके स्टेप पे भी मार्क्स दे देगा ना। वैसे स्टेप पे मार्क्स मिलता है लेकिन कैलकुलेशन के स्टेप पे भी अगर वो मार्क्स दे देगा तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। वो देखा कि बच्चा मेहनत किया, भले लास्ट में आकर उसका आंसर गलत हो गया लेकिन वो कैलकुलेशन किया यहाँ तक सही है तो टीचर वो मार्क्स दे ही देगा। वैसे ही यहाँ पे आप देख लो ये इसका भी क्या गलती है, ये अंडरलाइन नहीं किया है, बॉक्स में नहीं लिखा फॉर्मूला को, ये सब जो एक ड्रॉबैक है, ठीक है। आपको ये सब एकदम नहीं करना है।
तो हम लोग आगे आते हैं। ये स्टेटमेंट वाइज आपको भी देखना है कि आपको एक तो ना देखना अपने हिसाब से आपके पास कितना टाइम है, कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं और कैसे कैसे आप कवर करोगे कि आपका सही टाइम में पूरा आपका आंसर शीट हो जाए कंप्लीट और आप रिवीजन के लिए भी अपना टाइम निकाल पाओ। ये नहीं कि आप 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूरा स्टेटमेंट वाइज हर एक चीज़ लिखते जा रहे हो और देख रहे हो मेरे पास सिर्फ 30 मिनट बचा है या 1 घंटा बचा है सेक्शन बी और ए करने के लिए। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि 1 घंटा में तो आप वही दोनों कर दोगे, फिर रिवीजन में कुछ टाइम नहीं मिलेगा। फिर बाहर जाके आप डिस्कस करोगे पेपर तो आपको पता चला अरे इसमें ये लिखना था, फिर उल्टा लिख के आ गया, समझे। तो वो सब आपको एकदम अपना 100% दीजिए ताकि बाहर आके आप रिग्रेट ना कर पाए। तो यही है, हर एक चीज़ को लिखते जाना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन कर देना है, बॉक्स में कर देना है। ये देखिए ये हो गया सेक्शन सी। अब हम लोग आ जाते हैं सेक्शन बी पे। और हाँ, एक चीज़ आपको बताना है कि जैसे कोई प्रूफ के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, थेस थ्योरम प्रूफ करने आ गया, सब करने आ गया, तो इसमें ना स्टेटमेंट जो होता है ना, स्टार्टिंग का स्टेटमेंट होता है सब, उस पर भी मार्क्स बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपको एक भी स्टेप स्किप नहीं करना है, हर चीज़ जो मतलब एकदम उसको रट जाओ। थेस थ्योरम में क्या क्या है उसको पूरा A to Z छाप दो, समझे। जो जो बुक में है उसी को इसमें लिख दो ताकि एक भी मार्क्स आपका टीचर काट ही ना पाए, क्योंकि प्रूफ जो रहता है वो ज़्यादा मार्क्स का रहता है, उसमें मार्क्स कटने के चांस ज़्यादा रहते हैं। तो आपको एक और चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो आपको एकदम नहीं करना है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए सेक्शन है तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। अब उसमें भी आप इतना हर एक चीज़ को यहाँ पे लिखो क्या है क्या गिवन है, ये आपको उतना नेसेसरी नहीं है, फालतू का टाइम लगता है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा बचता है तो आप इस चीज़ को कर देना, नहीं तो इस चीज़ को करना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सेक्शन है 1 ही मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें भी MCQ आता है। आप MCQ लिखिए, ऑप्शन लिखिए, आप उसके बाद आगे करते जाइए, इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है। देखिए मार्क्स तो उतना ही मिलने वाला है, कम ज़्यादा लिख दीजिएगा तो ऐसा थोड़ी है कि टीचर खुश होकर आपको बोलेगा नहीं बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत किया, हम उसको 5 मार्क्स देंगे 1 मार्क्स का क्वेश्चन। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 1 ही मार्क्स मिलेगा, और इस तरह इसने MCQ किया है, ऐसे आपको नहीं करना। देखिए यही सब थोड़ा ड्रॉबैक होता है। अब क्या बताएं, ये पढ़ के आया है इसीलिए, या फिर इसके पास टाइम जल्दी होगा तो जल्दी कंप्लीट कर लिया इसीलिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीज़ होता है। ये सब जो होता है ना आपको एकदम नहीं करना, ठीक है। हर चीज़ को लिख देना। 5 मार्क्स के क्वेश्चन 3 मार्क्स के क्वेश्चन में समझ में आता है। 2 में भी आपको क्या करना है, स्टेटमेंट कम लिखना है, कैलकुलेशन ज़्यादा करना है। और 1 मार्क्स में तो स्टेटमेंट अगर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा है तो लिख दीजिए, नहीं तो फिर MCQ है, ऑप्शन लिखिए, आंसर लिखिए, उसके बाद पेपर अपना कंप्लीट कर दीजिए। ये हो गया हम लोग आज का पेपर एनालिसिस मैथ्स का। और आपको इसके रिलेटेड कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, वी आर ऑलवेज एक्टिव, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, बोर्ड नज़दीक है, मेहनत कीजिए। थैंक यू।